हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज व्याख्या सहित हम लोग पसंद कर रहे हैं। आज हमारा जो है पार्ट 7 है। इससे पहले पार्ट 6 हम करवा चुके हैं व्याख्या सहित, जिसमें आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। सारे हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं और सारे प्रश्न जो है एग्जाम में छपने वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। ज्योग्राफी आज स्टार्ट हुई है, इससे पहले हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। पार्ट 6 में हिस्ट्री करवाई थी। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले पता होना चाहिए उकाई बांध है कहाँ। ये पड़ता है गुजरात में। किस नदी पे पड़ता है? ताप्ती नदी। गुजरात में बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं। दोनों ये नदियां एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, और भ्रंश घाटी से बहती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उकाई बांध किस नदी पे स्थित है? ताप्ती नदी पे स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। व्याख्या इसकी देखते हैं। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा बांध स्थित है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे स्थित है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, नर्मदा नदी पे। उकाई बांध का उपयोग तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। बांध इसी उद्देश्य से लगाए जाते हैं जिससे कि सिंचाई हो, बाढ़ नियंत्रण हो और बिजली का उत्पादन हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बांध जो हम देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बांध हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण बिंदु जो रहेंगे देखिए। टिहरी बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी पे है, इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पे स्थित है। फरक्का बांध वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हुगली नदी पे स्थित है। ठीक है, सलाल जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे स्थित है। चिनाब नदी पे जो परियोजना है, सलाल, दुलहस्ती, पकलडुम, रैटल, ये सारी चिनाब नदी पे स्थित हैं। उरी और तुलबुल झेलम नदी पे हैं, जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल बांध पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सतलुज नदी पे स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। इसके अलावा रिहंद बांध उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पे। माता टीला उत्तर प्रदेश बेतवा नदी पे। मैथन बांध झारखंड बराकर नदी पे। जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी पे। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना कृष्णा नदी पे। इडुक्की बांध केरल पेरियार नदी पे। सारे बांध जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ से बन सकते हैं, वो आपके सारे एक जगह पे दिए हैं। तो दोबारा से एक बार आप देख लीजिए। देखिए, टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी इंपॉर्टेंट। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पे है। फरक्का बांध वेस्ट बंगाल हुगली नदी पे है। सलाल दुलहस्ती, अगर आपसे पूछे जम्मू चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, तो सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, पकुलडुम हो गया, रैटल हो गया। ये सारी परियोजनाएं जो है चिनाब नदी पे स्थित है। उरी और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पे स्थित है। हिमाचल और पंजाब सतलुज नदी। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश रिहंद नदी। माता टीला बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश। मैथन बांध झारखंड बराकर नदी। जवाहर सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना कृष्णा नदी। इडुक्की बांध केरल पेरियार नदी। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बांध। अगला क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्रणीता, मंजरा, पूर्णा। कृष्णा की सहायक नदी होती है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, ये सारी कृष्णा की सहायक नदी हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कृष्णा की नदी की व्याख्या देखिए। कृष्णा नदी की सहायक नदी व्याख्या हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्याख्या से आपके प्रश्न बनने की 100% संभावना है, क्योंकि प्रश्न आपका ये पूछा गया है तो व्याख्या से प्रश्न बनेगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं दोबारा से। कर्नाटक नदी की सहायक नदी घाट प्रभा है, जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। घाट प्रभा नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले से अंबोली में हुआ। महाराष्ट्र में इस नदी का नाम हिरण्यकेशी नदी है, जो कि कर्नाटक में हिडकल बांध के नाम से घाट प्रभा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा, बस इतनी बात याद रखिए। घाट प्रभा तुंगभद्रा। अब देखिए जितनी गंगा की सहायक नदियां हैं उनकी सहायक नदियां आप देख। गंगा की सहायक नदी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, महानंदा।
एक होती है महानंदा। यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस। ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा, तुंगभद्रा, बेदावली, कोयना, मालप्रभा। कावेरी, हेमावती, भवानी, काबिनी, अकीवती। नर्मदा की सहायक नदी अमरावती, भूखी, तवा। दामोदर, बराकर, सोनार, कानौर नदी। ठीक है। चंबल, बनास, सिरपुरा, पार्वती, मेज। ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो सहायक हैं। ठीक है। अगर पूछे आपसे गंगा के, ये गंगा जो होती है उत्तराखंड के गंगोत्री हेमशेर से निकलती है, इस टाइप से बहती हुई पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। इधर ही मानसरोवर झील के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है राखत से होते हुए। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में होते हुए असम से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। गंगा के दाएं से यमुना, ये हो गई यमुना। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, यहाँ पे आपकी ये मिलती है सोन नदी। अगला क्वेश्चन, गर्म महासागरीय धाराओं के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री, नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है। 0 अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है। आगे देखते हैं व्याख्या। ठीक है, व्याख्या होगी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब आपको देखना है जलधाराएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। गर्म और ठंडी जलधारा केनारी, लेब्राडोर, ग्रीनफील्ड, फॉकलैंड, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है। क्यूरोसियो, अलास्का और ब्राज़ील धारा ये गर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर गर्म, पूर्व ऑस्ट्रेलिया का गर्म। हम्बोल्ट की धारा, ये आपको ध्यान रखनी है, हम्बोल्ट की धारा इंपॉर्टेंट है। क्यूराल धारा ठंडी धारा है, ये मार्क आपको ध्यान रखना है, क्यूराल धारा ठंडी धारा। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? सिक्किम से भारत की एक राज्य की सीमा जुड़ी है। कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक है। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। अब देखिए, सिक्किम को 1975 में भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। ठीक है। अगला आगे देखते हैं व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भारतीय राज्यों की सूची। अफगानिस्तान से भारत के राज्य जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। भूटान से कितने राज्य हैं? 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। बांग्लादेश से 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, आनाममी, म्यांमार से याद रखना आनाममी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल से बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये बातें आपको ध्यान रखनी। सबसे अधिक सीमा 4096 ये बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से 106। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ 1, 9 और 15 आपको डेट याद रखनी है। 1, 9, 15 ये तीनों 2000 में हुए थे। 1 को हुआ था छत्तीसगढ़, ठीक है। 9 को हुआ था उत्तराखंड, 15 को हुआ था झारखंड। ठीक है। 1, 9, 15 छा ऊ झा, अगर ऐसे नहीं याद रहे तो छा ऊ या छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1, 9, 15 सन 2000। ठीक है, अलग अलग डेट। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हुआ था। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्याख्या इसकी देख लेते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जो है इनका एक ही दिन
1 मई 1960 इनका एक ही दिवस होता है, गुजरात और महाराष्ट्र। उत्तराखंड मैंने बताया था 1/9, झारखंड 15 मैंने बताया था 2000, ठीक है। गोवा 30 मई 1987, हरियाणा चंडीगढ़ 66 है दोनों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा जो होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसके संरक्षण के मृदा संरक्षण डे कब मनाया जाता है? मृदा संरक्षण डे कमेंट में करके बताइएगा। मृदा संरक्षण डे, ठीक है, सॉइल डे 5 नवंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण का एक विधि है? शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, राकेट डैम, सीढ़ीदार खेत बनाना। यानी कि मृदा संरक्षण की जो विधि है वो है सीढ़ीदार खेत बनाना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का स्थापना दिवस देखिए कितनी बार आया उत्तराखंड, झारखंड, एक पूछता है 9 नवंबर 2000। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला, ये हमारा भारत हो गया। यहाँ पे कौन सी खाड़ी होती है? पाक जलसंधि मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं, ठीक है। श्रीलंका की भाषा जो क्या होती है? सिंघली। क्या होती है भाषा? सिंघली। केरल की भाषा मलयालम, यही लक्षद्वीप की भाषा होती है मलयालम, ठीक है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंघली है। सिंघली द्वीप बसने वाली जाति भी होती है जिसे सिंगल कहलाती है। देखिए श्रीलंका की भाषा सिंघली है, सिंगल द्वीप में बसने वाली जाति भी सिंगल कहलाती है। महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत की राजभाषा हिंदी है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है। भूटान की राजभाषा जोंगखा। इजराइल की हिब्रू। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मांडू पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ओंकारेश्वर, नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई ये, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में जाके गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है। नर्मदा नदी पवित्र नदियों में गिनी जाती है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा मृदा निवारण का कारक नहीं है? कौन सा मृदा निवारण का कारक नहीं है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, जनक शैल की प्रकृति। तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा अकार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है मृदा निर्माण का कारक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आपसे पूछे अगर अटलांटिक का आकार, तो बोलना एस आकार का होता है, राइट, एस आकार का होता है। भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस संधि को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस संधि को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बताइए बच्चों, किसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार? तो नोट कर लेना, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। अगर आपसे पूछे आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? तो याद रखना बाब उल मंडेब, बाब उल मंडेब, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। प्यूर्टो रिको खाई अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा प्रशांत महासागर।
मेरियाना ट्रंच यहीं पाया जाता है प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई 11,034 मीटर। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पोर्तो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी ट्रेंच अथवा गर्त है। इसकी अधिकतम गहराई 8,380 लगभग मीटर है। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया मेरियाना ट्रंच धरती की सबसे गहरी जगह है। वहाँ 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है। 11,034 ये आप ध्यान रखना इतना है। ठीक है, मेरियाना ट्रंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, यहाँ किसका हेडक्वार्टर स्थित है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है तल सेल, जनक सेल, नींव सेल, आधार सेल। मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है तल सेल। ठीक है, मिट्टी की सबसे निचली परत तल सेल कहलाती है। देखिए, हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? मनीला फिलीपींस, कोच्चि पोर्ट केरल, करजन नर्मदा। तो हिंद महासागर में कोच्चि पोर्ट केरल बंदरगाह स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? मुंबई। कोच्चि पोर्ट केरल आदि स्थित हैं। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है केरल को। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो होती है लाल लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लैटेराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में की जाती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? कोयला, ज्वारीय, भूतापीय, सौर ऊर्जा। कोयला जो है पारंपरिक स्रोत है। कौन सा ऐसा है जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है? तो याद रखना सौर ऊर्जा। नहर की जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है कहलाती है। देखिए, एक नहर की जलग्रीवा है, ढलान मान लीजिए इस टाइप का है ऐसे, और पानी हम इस टाइप से ले जा रहे हैं ऊपर को। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? उत्थान प्रणाली, इसको कहते हैं उत्थान प्रणाली। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे प्रश्न एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसकी व्याख्या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं व्याख्या से करवा रहा हूं। और इसके बाद में हम एक मैराथन लाएंगे बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत अच्छी सिद्ध होगी। नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां अपने पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, उत्थान प्रणाली कहलाती है। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में है? कमेंट करके बताइएगा। व्याख्या देख लीजिए। काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। इसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी था। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका विस्तार पाकिस्तान तथा चीन में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम रेंज को। ठीक है, लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर पड़ती है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कामेत उत्तराखंड, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश, गुरु शिखर राजस्थान, नागा पहाड़ी नागालैंड, अरावली गुजरात, माउंट आबू राजस्थान इंपॉर्टेंट है, सिरोही हिल, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र, अजंता और एलोरा महाराष्ट्र, अरावली श्रेणी गुजरात। सबसे पुराना पर्वत रेंज जो है अरावली है। ठीक है, गुरु शिखर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़।
ये बातें आपको ध्यान रखनी, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? सबसे पहले विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब हुई थी? 1966-67 में हरित क्रांति हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहते हैं, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? ये इतने प्रश्न जो हरित क्रांति से मैंने बताए हैं, ये शब्द दिया था विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। भारत में स्वामीनाथन कब हुई? 1966-67। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला राज्य कौन था? पंजाब था। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था पंजाब। पहला राज्य पंजाब था। पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार विकास किया। ठीक है। हरित क्रांति में जो फसल जो थी, इसको लाभ हुआ कौन था? गेहूं और चावल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गेहूं और चावल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन प्लस फ्लड किससे रिलेटेड है? ये भी है श्वेत क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। और ये कब हुआ था? 70 में इसका स्टार्टअप हुआ था। ठीक है। इसके अलावा श्वेत क्रांति से दूध, वर्गीज कुरियन 1970, ऑपरेशन फ्लड, ये बस इतना ध्यान रखना है। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सरसों। ठीक है, पीली क्रांति। लाल क्रांति मांस, टमाटर, झींगा उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन, सुनहरी फल उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक से। यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए, भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक से। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट प्रश्न। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ठीक है, तो इसमें बनाया जा रहा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे ढोला सादिया पुल बनाया जा रहा है। ये कहाँ पड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी? असम। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ है? असम में। ढोला सादिया असम में किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को आप घर से कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? लोनार झील स्थित कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, ये आपको कमेंट करके हमें बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।